महाराष्ट्र की सत्ता में इस वक्त भयंकर भूचाल आया हुआ है, घमासान मचा हुआ है। ऐसी घटना हुई है जिसने शिंदे सरकार को, फडणवीस को, बीजेपी को, अजित गुट को, शिंदे गुट को, सभी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक तो विपक्ष घेर रहा था, लेकिन ज्यादा मुश्किलें तब पैदा हो गई जब शिंदे सरकार के लिए, या फिर यूं कहें कि देवेंद्र फडणवीस के लिए, उनके ही घटक दलों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। अब एनडीए के नेता ही फडणवीस पर हमलावर हो गए हैं। वो साफ साफ आरोप लगा रहे हैं कि जो यह घटना हुई है, जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की जान गई है, यह सिर्फ और सिर्फ गृह मंत्रालय की नाकामी का सबूत है, जो केवल और केवल देवेंद्र फडणवीस की नाकामी की तरफ इशारा करता है। और अब इस तरह के गंभीर आरोप कहीं और से नहीं बल्कि एनडीए के नेताओं की तरफ से ही लगाए जा रहे हैं। और इसलिए कहा जा रहा है कि अब तक इस घटना ने महायुति को, यानी कि एनडीए गठबंधन को पूरी तरह से बांट दिया है। एनडीए गठबंधन में भी अब फूट पड़ती नजर आ रही है। एनडीए के घटक दल आपस में भिड़े हुए नजर आ रहे हैं और इसी वजह से अब बवाल मचा हुआ है। तो यह स्थिति जो चुनाव से पहले महाराष्ट्र में बन गई है, इससे बीजेपी आला कमान बेहद ही टेंशन में नजर आ रहा है। और इसी को लेकर आज इस एपिसोड में हम करेंगे बात। आखिर कैसे चुनाव से पहले बुरी तरह घिर गई है बीजेपी और कैसे बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हैं उनके अपने ही सहयोगी दल। नमस्कार, मैं हूं सुमन। तो एनसीपी यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता बाबा सिद्दीकी की जो जान गई है, उसने महायुति में ही खटास पैदा कर दी है। अब यह मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक तो विपक्ष सरकार को घेर रहा था, या फिर यूं कहें कि अब तक विपक्ष देवेंद्र फडणवीस पर हमलावर था। लेकिन अब जैसे जैसे मामला और तूल पकड़ रहा है, धीरे धीरे एनडीए के ही जो घटक दल हैं, एनडीए के जो नेता हैं, वो अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देवेंद्र फडणवीस पर सवाल उठा रहे हैं, जिस वजह से बीजेपी बैकफुट पर है। यानी शिंदे सरकार पर सवाल उठाने की बजाय देवेंद्र फडणवीस से ज्यादा सवालों के कटघरे में खड़े हो गए हैं, क्योंकि उनके पास गृह मंत्रालय है। वैसे भी किसी भी राज्य की सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था, यह सब देखने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के पास होती है। पुलिस प्रशासन गृह मंत्रालय के अंदर काम करता है। तो इसी तरह से देवेंद्र फडणवीस पर ही सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वह क्या कर रहे थे उनके राज्य में, यह कैसे, क्या हाल हो गया है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं? कभी किसी को धमकी भरे पत्र दिए जाते हैं, तो कभी किसी के घर पर फायरिंग हो जाती है, तो कभी किसी को दुष्कर्म की धमकी दी जाती है और कभी किसी को गोलियों से भून दिया जाता है। तो इस तरह की जो स्थितियां महाराष्ट्र में बनी हुई हैं, मुंबई जैसे बड़े शहर में इस तरह की घटना जब हुई बाबा सिद्दीकी वाली, तो इसके बाद से बीजेपी पर सबसे ज्यादा हमलावर हो रहा है विपक्षी दलों का। तो अब तक जिस तरह से विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर हुआ, डबल इंजन सरकार पर हमलावर हुआ, देवेंद्र फडणवीस पर हमलावर हुआ, उसको लेकर बीजेपी उतना ध्यान नहीं दे रही थी, वो अपने काम में लगी हुई थी। लेकिन अब मुश्किल की बात यह हो गई है कि बीजेपी के अपने ही सहयोगी उन पर हमलावर हो गए हैं और इस वजह से बीजेपी ज्यादा बैकफुट पर नजर आ रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं महाराष्ट्र का गृह मंत्रालय सवालों में आया है, और गृह मंत्रालय अगर सवालों में आया है तो जाहिर तौर पर सवाल देवेंद्र फडणवीस पर भी उठेंगे। और ये सवाल अब जो है गठबंधन के साथी दल एनसीपी ने भी उठा दिए हैं। एनसीपी ने तो यहां तक कह दिया है कि गृह विभाग की यह नाकामी है। अब एनसीपी यानी कि अजित गुट के एक नेता ने तो इस तरह के आरोप लगाए हैं, और जब एनसीपी के एक नेता ने इस तरह के आरोप लगाए देवेंद्र फडणवीस पर, तो कहीं ना कहीं इसे अजित पवार के बयान भी माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि अजित पवार खुद इस तरह का आरोप नहीं लगा सकते, इस तरह से नहीं बोल सकते, क्योंकि वो खुद उप मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में वो सीधे तौर पर सरकार पर हमलावर नहीं हो सकते। इसलिए उन्होंने अपने दूसरे नेताओं को, प्रवक्ताओं को, सहयोगियों को आगे कर सरकार को घेरने की कोशिश की है, और वह काम एनसीपी के नेताओं की तरफ से किया जा रहा है। तो एनसीपी के प्रवक्ता अमोल मितकारी ने कहा कि यह जो मामला हुआ है, यह जो घटनाक्रम है, उनकी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। उन्होंने यह भी कहा कि यह घटना मुंबई में भयंकर सुरक्षा स्थिति को दिखा रही है। अगर एक आम आदमी के साथ ऐसा हो तो समझ भी लेते, लेकिन एक पूर्व मंत्री की जान चली जाना, जो गृह विभाग की नाकामी को दिखाता है,
वो यही नहीं रुके, उन्होंने आगे नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अगर मुंबई पुलिस ने बाबा सिद्दीकी की जान पर बने खतरे को गंभीरता से लिया होता तो यह जान नहीं जाती। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत पवार ने अपने एक करीबी को खो दिया। तो अब जब यहां पर बात अजीत पवार की भी हुई है, अजीत पवार के करीबी की हुई, तो यह मानकर चला जा रहा है कि अजीत पवार क्योंकि खुद से आगे आकर अपने सरकार पर सवाल नहीं उठा सकते, फडणवीस पर सवाल नहीं उठा सकते, इसलिए यह काम उनके अपने समर्थक कर रहे हैं, उनके नेता कर रहे हैं, उनके विधायक कर रहे हैं। वहीं इससे पहले जब अजीत पवार का इस मामले को लेकर बयान आया था तो उस समय उनके चेहरे पर मायूसी नजर आई थी। उस समय वो बहुत पशोपेश में नजर आए थे कि अब इन मामलों में आखिर वो क्या बयान दे। उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वो एनडीए के साथ होने की वजह से बहुत फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। वो इस मुद्दे पर खुलकर बोल नहीं रहे क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि बाबा सिद्दीकी एनसीपी के ही नेता थे। उनका लंबा राजनीतिक कैरियर था। वो पहले कांग्रेस के नेता थे और लोकसभा चुनाव के ठीक पहले एनसीपी अजीत गुट में शामिल हुए थे और उसके बाद इतनी बड़ी घटना हो गई, वो भी वाई कैटेगरी सुरक्षा में। तो ऐसे में कानून व्यवस्था पर सवाल तो उठते हैं। तो इसलिए अब जब एनसीपी अजीत गुट यानी कि एनडीए में सहयोगी दल भी सवाल उठा रहे हैं फडणवीस पर, तो कहीं ना कहीं यह बहुत ज्यादा बड़ा मामला है और यह मानकर चला जा रहा है कि चुनाव से पहले यह मामला और तूल पकड़ेगा और हो सकता है कि अजीत पवार अपनी राहें अलग कर लें, क्योंकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब अजीत पवार अपनी सरकार पर सवाल उठाते नजर आए हैं या एनडीए के सहयोगी दलों पर तंज कसते हुए नजर आए हैं या उन पर नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आए हैं। इससे पहले भी अजीत पवार कई मौकों पर बीजेपी को सुना चुके हैं, शिंदे को सुना चुके हैं, शिवसेना शिंदे गुट के नेताओं को सुना चुके हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों जब राहुल गांधी को धमकी देने के कई मामले सामने आए थे या बीजेपी नेताओं की तरफ से एक धर्म विशेष को निशाना बनाए जाने के बयान सामने आए थे, तो इसको लेकर अजीत पवार ने बकायदा एक मंच से देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के सामने उन तमाम नेताओं पर निशाना साधा था और यह कहा था कि जो यह कुछ गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। इस तरह के उन्होंने संकेत दिए थे कि ये सारी चीजें बताती है कि अजीत पवार पहले से ही एनडीए के घटक दलों से बीजेपी से खासकर नाराज चल रही हैं। ऐसे में यह मामला आ जाना उनके लिए एक बड़ा मामला है और इस मुद्दे पर अगर वो चुप बैठेंगे तो वो जानते हैं कि उनके जो कोर वोटर हैं वो नाराज हो जाएंगे, क्योंकि शिंदे गुट के जो कोर वोटर हैं और जो बीजेपी का कोर वोटर है वो अलग है और एनसीपी का अलग है और इसी चीज को लेकर कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस एक बार बयानों में भी कह चुके हैं कि शिंदे का वोट तो इधर आ जाता है लेकिन एनसीपी का वोट नहीं मिल पाता एनडीए को। तो इसकी वजह कहीं ना कहीं विचारधारा है। एक तरह से यह भी माना जा सकता है कि शिंदे और बीजेपी की जो विचारधारा है वो एक विचारधारा है, जबकि एनसीपी की विचारधारा अलग है और इसी वजह से कहीं ना कहीं अजीत पवार यह मानकर चल रहे थे कि कोई ना कोई बड़ा फैसला अब उन्हें लेना पड़ेगा और अब यह भी जानते हैं कि अगर एक बार को बाय चांस एनडीए की सरकार भी आ गई तो उनको सीएम पद नहीं मिलने वाला है। उनको शायद इस बार कोई बड़ी जिम्मेदारी भी ना मिले क्योंकि बीजेपी उनको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही है, इसलिए उन्हें अपनी राहें अलग करनी है। और इस मामले को लेकर जब अब एनसीपी के नेताओं का बयान आया है तो यह मानकर चला जा रहा है कि चुनाव से पहले कहीं ना कहीं एनडीए में बड़ी फूट हो सकती है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में मचे बवाल पर क्या कहना चाहेंगे आप? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ जल्द ही, तब तक के लिए नमस्कार।